आज का सेशन ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, तो हम इंग्लिश और हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आज हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। मैं ऐसा अक्सर बोलता हूँ कि हमें हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, किसी चीज़ से भागना नहीं चाहिए, बिकॉज ये जीवन है ना, ये संघर्ष है। यहाँ पे कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन वो जो डर के इससे भाग जाएगा हमेशा भागता रहेगा। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहाँ पे ऐसा ही देखा है ना, गांवों के लोग बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा शहरों में नहीं आते, और शहरों में आएंगे तो अपना काम करके चले जाएंगे, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाते। और मैंने ये भी मेरे गांव के अंदर रहते हुए सीखा। मुझे आज भी याद है, मैंने एक वोडाफोन का सिम लिया था। आजकल वोडाफोन कुछ और हो गया, उस टाइम वोडाफोन हच हुआ करता था, है ना। तो मैं सिटी के अंदर गंगानगर के अंदर गया, और वहाँ पे जो वोडाफोन का स्टोर था, वहाँ सामने एक लड़की बैठी थी, रिसेप्शनिस्ट। आप समझते होंगे वो क्या होता है ना। उस लड़की को देख के मैं वापस आ गया। मैंने बात ही नहीं की, अपनी सिम छोड़ दी, कैसे और करवा लूंगा, बट वहाँ पे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि मैंने जैसे ही वहाँ पे देखा वो इंग्लिश बोल रही थी। अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उस इंग्लिश को देख के अंदर जाके उससे बात कर पाऊँ। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे पता है, क्योंकि ये बात होगी आई थिंक उस समय की जब मैं 10वीं और 11वीं कक्षा के अंदर था। तो आपके साथ भी ये सब बातें होती होगी, लेकिन मुझे याद है मैं उस चीज़ से डर गया था, तो मैं वापस आ गया। लेकिन आज जब जाना होता है, मैं देखता ही नहीं लड़का है लड़की है, हिंदी इंग्लिश या पंजाबी है, मैं चला जाता हूँ। इट्स ओके, कोई भी लैंग्वेज हो। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों से भागना उसका उस समस्या का समाधान नहीं होता। उन चीज़ों को हमेशा हमें सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो बच्चे गुरु पूर्णिमा विश कर रहे हैं। गुरु आप भी हैं, गुरु हम भी, और गुरु बहुत सारे लोग हैं, है ना। गुरु का मतलब क्या है? गुरु वो जो आपको लाइफ में कुछ सिखा दे, है ना। हमें आपको सिखाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं यूट्यूब पे लाइव, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने 4 सालों के अंदर इस कोचिंग में पढ़ाते हुए जो सीखा है ना, वो सिर्फ आप बच्चों से सीखा है कि पढ़ाया कैसे जाता है, बच्चे को समझाया कैसे जाता है, जब पढ़ाया जाए तो कौन सी भाषा के अंदर वार्तालाप किया जाए, ये सब हमने आप बच्चों से सीखा है ना। तो आप भी लोगों को सिखा रहे हैं, हमें भी सिखा रहे हैं, तो ऐसे ही लगे रहिए। बट उससे पहले खुद सीखिए अच्छे से, ताकि हमारा जो करियर है वहां पे हम बुलंदियों को छू सके। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज की हमारी जो क्लास है, ये हमारा खाद्य एंड उर्वरक का दूसरा भाग है। जो पार्ट 1 था वो हमने पिछले रविवार को क्लास के अंदर व्याख्यान किया था, और आज का जो हमारा है ये पार्ट 2 है, जिसका व्याख्यान हम आज की कक्षा के दौरान करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है मेरे उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12वीं कक्षा को +2 को पास किया है और तैयारी कर रहे हैं यूजी एंट्रेंस के लिए, है ना। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, बीएचयू का हो सकता है, वो जेट राजस्थान का हो सकता है, वो आईसीआर का हो सकता है, वो यूपी का यूपी कैटेड, या फिर आपका एमपी का एग्जाम, या फिर छत्तीसगढ़ का भी हो सकता है। पर बात ये कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो संघर्ष के साथ लगे रहें। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोगों का मानना यह है कि कोरोना की वजह से पेपर नहीं होंगे, लेट हो जाएंगे। कितने सारे बच्चों के पेपर तो कैंसिल कर देंगे, बोला कि 3rd ईयर वाले बच्चों को 4th ईयर में कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको पिछले नंबर के हिसाब से पास कर दो। लेकिन हम बच्चे जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कैसे भी किया जाए टेस्ट, है ना, कैसे भी यूनिवर्सिटी हमारे विश्वविद्यालय करवाएंगे, लेकिन टेस्ट पक्का करवाया जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, कुछ ऐसी कहानी जहां पे लोग ना दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों के पीछे भागते हैं, खुद समझते ही नहीं है। जब किसी को बोला गया कि कुत्ता तेरा कान ले गया, उसने अपना कान नहीं देखा, उसने कुत्ते के, ओ यार कुत्ता ले गया, भागो भागो, है ना। हम अपना कान नहीं देखते, हम कुत्ते के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। हम खुद को नहीं समझते, दूसरों की सुन लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि कोरोना नहीं है तो पढ़ने का सबसे उपयुक्त समय है ये, हमें इस टाइम पे पढ़ना चाहिए, लेकिन हम यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, अकबर बीरबल का नाम आपने सुना होगा। तो अकबर, है ना, जो राजा जी हुआ करते थे, बीरबल जो बहुत ही विद्वान था, चालाक, कैदी, चतुर कहिए उसे। अकबर ने बीरबल से एक क्वेश्चन पूछा। अकबर ने कहा कि बीरबल एक बात बताओ यार, अज्ञानता क्या है, मूर्खता क्या है ना, अज्ञानी किसे कह सकते हैं। बीरबल सोच में पड़ गया, यार ये क्या बात होगी, कैसे बताऊं अज्ञानता, है ना। कुछ ऐसा बता दिया जो राजा जी को बुरा लग गया तो ये भी बुरा मान जाएंगे। तो बीरबल ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि इनको बुरा भी ना लगे और इनको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए। तो बीरबल ने कहा कि राजा जी आपको बता तो दूंगा मैं इसका आंसर, बट मुझे ना 5-7 दिन की छुट्टियां चाहिए। राजा ने बोला ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी, तू मेरा मंत्री है, सबसे अच्छा पर्सन है, तेरे को छुट्टी तो दूंगा ही दूंगा। उसको छुट्टी दे दी और बीरबल जो है घर चला गया। बट बीरबल घर नहीं गया,
बीरबल क्या किया, मार्केट से उसने एक जूती का जोड़ा लिया, जूती समझते हो कि पैरों में पहनते हैं ना, उस जोड़े को लेके वो किसके पास गया, वो गया मोची के पास, बहुत सारे हीरा और सोने भी लेके, है ना, हीरे और सोने को लेके उसको जूतियां दे दी, बोला इसके ऊपर क्या करिए, जो जूतियों का जोड़ा है ना, इसके ऊपर हीरे जवाहरात तो कुछ ऐसे जड़ दे कि दुनिया में इससे अच्छी जूती होनी नहीं चाहिए। मोची देख के पहले तो हैरान हुआ कि जूते में इतने सारे सोने जवाहरात, उसने कहा जड़ दे, पैसे जितने मांगे दूंगा, बट एक शर्त पे दूंगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में, बस हम दोनों लोगों को पता है इसके बारे में। मोती ने बोला साहब जब मुझे तो काम करना है, पैसे मिल रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है, मजदूर आदमी हूं, जो आप कहेंगे वो करूंगा। अकबर उसे जूती देके चला गया। अगले दिन क्या हुआ, जूती मोची ने पूरी रात बैठ के सिल दी और इतनी अच्छी बना दी कि दुनिया में उससे अच्छी जूती नहीं है ना। अब क्या हुआ, अब अकबर ने उस जूती को, दो जूती जो थी, जोड़ा जो था, एक जूती अपने घर रख ली और एक जूती उसने क्या किया, जाके कहीं पे फेंक दिया। कहां फेंका, मंदिर कहिए, मस्जिद कहिए, चर्च कहिए, कहीं भी, है ना, एक धार्मिक स्थान में जाके फेंक दिया। सुबह जैसे ही मौलाना जी, पुजारी जी आए तो उन्होंने देखा अरे इतनी महंगी जूती, बेशकीमती जूती पड़ी है। उन्होंने सोचा कि ये तो मंदिर है, ये तो हमारा मस्जिद है, यहाँ तो भगवान के अलावा कोई नहीं आ सकता। रात यहाँ भगवान जी आए थे, वो अपनी जूती छोड़ के, क्योंकि इतनी अच्छी जूती तो हमारे राजा की नहीं है, राजा से ऊपर कौन हो सकता है दुनिया में, वो तो फिर हमारे भगवान ही होंगे। फटाफट से पुजारी जी ने, मौलाना जी ने क्या किया, उस जूते को उठाया और राजा जी के पास लेके बोला देखो ये मुझे मंदिर में से, चर्च या मस्जिद में से मिली है और इसके ऊपर हीरे जवाहरात, पक्की बात है ये जो था ना, ये तो किसी भगवान की जूती है, वो आए थे रात यहाँ पे बैठे होंगे और अपनी जूती छोड़ के चले गए। अकबर ने कहा बात तो ठीक है, इतनी अच्छी जूती मेरी भी नहीं है, ये तो किसी भगवान की लग रही है। बोले काम करो, इस जूते को अच्छी जगह पे रखवाओ और उसके ऊपर एक बड़ा सारा क्या करो, एक मंदिर बनवा दो, लोग आएंगे माथा टेकेंगे। मंदिर बन गया, लोग माथा टेकने लग गए, भीड़ लगनी शुरू की, भगवान की जूती, भगवान की जूती, भगवान की जूती। इतने में अकबर, बीरबल की छुट्टियां खत्म हुई, बीरबल वापिस आ गया। बीरबल जैसे ही वापस आया, बीरबल ने आते अकबर ने क्वेश्चन किया कि बताओ अज्ञानता क्या है ना। तो बीरबल ने अकबर को बताया कि सर अज्ञानता का आंसर आपके पास है, बट एक दिक्कत है। कहता मेरे ना परदादा जी थे, उनकी जूती बहुत बेशकीमती थी, परसों रात को कहता चोरी होगी, कोई ना लेके चला गया और एक जूती रह गई है और एक वो लेके चला गया, प्लीज आप मेरी मदद करें, इसको ढूंढ के दे दे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बोला जूती दिखाओ यार। तो बीरबल ने अकबर को जूती दिखाई, कहते ये है। अकबर कहते ये जूती तो मैंने देखी हुई है। बोले आपने कहाँ देखी? कहते मौलाना साहब लेके आए थे। कहते मौलाना साहब लेके आए थे, वो कहाँ पे? कहते हमने तो भगवान की जूती समझ के उसे मंदिर में रखवा दिया है। तो बीरबल ने बोला सर यही अज्ञानता है, आपने चीजों को जाने बिना, समझे बिना उसका निर्णय ले लिया और आपके निर्णय के पीछे पूरी दुनिया लग गई, है ना, वो भी आके माथा टेकने लगी। यही है अज्ञानता। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं। जब कोई कहता है कोरोना से टेस्ट कैंसिल हो जाएंगे, है ना, आजकल एक दिल्ली की वैकेंसी आई हुई थी, DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें बच्चे कह रहे हैं कि पेपर 1 साल के बाद होगा, पेपर कैंसिल हो। जो जैसा बोल रहे हैं ना उसी के पीछे चलते जा रहे हैं सारे। तो बात ये है कि किसी के पीछे मत चलिए, अज्ञानी मत बनिए। आप तो ग्रेजुएट हैं, आप तो 12वीं पास कर चुके हैं ना, तो अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग नहीं कीजिए। अपने आप को सही रास्ते पे लेके जाइए, लोगों के पीछे मत लेके जाइए। बिकॉज आपको पता होगा जब शेर चलता है तो जंगल के अंदर अकेला चलता है, झुंड के अंदर कौन चलते हैं आप समझते हैं। किसी को फॉलो नहीं करे, अपने रास्ते खुद बनाए। अगर आपने अपनी मंजिलें खुद डिसाइड की है, अगर आपको लोगों ने आके कहा कि ये कर ले, आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो अब जो लोग कह रहे हैं वही करते रहेंगे आप। लेकिन अपनी मंजिलें भी खुद बनाओ, अपने रास्ते भी खुद बनाओ। और जो कहानियां सुनाता हूं ऐसे नहीं सुनाता हूं, प्रैक्टिकली है। आप चाहो तो चलो, ये तो अकबर बीरबल की कहानी रही, है ना। आप एक काम करना, गूगल पे सर्च करना, साउथ दिल्ली के अंदर ना एक हनुमान जी की बड़ी सारी प्रतिमा थी, है ना। उसमें से क्या हुआ, उनका जो बड़ा सारा पैर था, बहुत सारी बड़ी प्रतिमा है ना, उसमें से पानी निकलने लग गया, टप टप होने लग गया, है ना। और लोग आके उसे चरनामत समझ के पीने लगे और वहां पे बहुत भीड़ होने लग गई। तो दिल्ली अथॉरिटी देखा यार यहाँ तो ट्रैफिक जाम होने लगा, चेक करते हैं क्या है। और जब चेक किया गया तो पता चला कि वो जो बड़ी सारी प्रतिमा है उसके पीछे जो फ्लैट थे वहां से कोई टॉयलेट लीक हो गया था, उस टॉयलेट से पानी रिस के बाहर आ रहा था और वो पैर से टपक रहा था। लोग चरनामत समझ के पी रहे थे उसे। और खुद समझ जाइए सर, टॉयलेट से निकला कौन सा चरनामत था। खबर जब अखबार के अंदर छपी, अगले दिन से लोग वहां पे दिखे ही नहीं। तो ये फिर से अज्ञानता है। और ये तो स्टोरी नहीं है, ये रियल। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो लोगों के पीछे मत जाइए, है ना, अपने रास्ते खुद बनाइए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। हमारा आज का जो लेक्चर है, हमारा आज का जो व्याख्यान है, इसके बारे में, इस व्याख्यान के अंदर हम क्या करेंगे, कक्षा के दौरान बात करेंगे हमारे खाद्य और उर्वरकों की। जो दूसरा भाग है, पहला भाग जो था उसका हम एक बार क्या कर लेते हैं, उसका हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं।
पुनरावृत्ति नहीं समझ पा रहे क्या? इसीलिए कहता हूं भाई साहब हिंदी कम आती है, इंग्लिश तुम्हें ज्यादा आती है, चलो पुनरावृत्ति नहीं करते, रिवीजन कर लेते हैं। अब ठीक लग रहा है ना? इसीलिए कहता हूं हिंदी हिंदी है ना। मैं 5 बजे शनिवार को शाम को पढ़ाता हूं, वहां पे कुछ बच्चे उसके अंदर मैसेज कर रहे थे सर हिंदी के अंदर पढ़ाइए। मैं समझता हूँ यार मेरे को इतनी अंग्रेजी भाषा तो आती नहीं है, मैं तो खुद हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, आज आपको हिंदी के अंदर पढ़ाएंगे। पिछला जो हमारा व्याख्यान था उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। हमने पिछले व्याख्यान के दौरान पढ़ा था खाद क्या होती है, साथ साथ पढ़ा था उर्वरक क्या होता है। तो खादों और उर्वरक के अंदर क्या फर्क था? जब खाद और उर्वरक की बात करते तो इसके अंदर फर्क ये था, हमारी जो खादें होती हैं वो क्या होती हैं? वो मानव निर्मित हो सकती है, लेकिन वो कार्बनिक पदार्थों से बनाई जाती हैं। उसके अंदर कोई रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। कार्बनिक पदार्थ तो जानते होंगे, चलो ऑर्गेनिक मैटर तो आप जानते होंगे ना, जो ऑर्गेनिक मैटर से बनाई गई, जिसके अंदर पशुओं के मल मूत्र का, है ना, या फिर घर के कूड़ा करकट का, जो क्या हो, जो आपका सब्जियों का फलों का कूड़ा, उसको यूज किया जाए, तो उससे उसके उपयोग से जो बनती है वो क्या होती है? खादें, जिनके अंदर पोषक तत्वों का प्रतिशत क्या होता है? कम होता है। लेकिन जब इन्हें मिट्टी के अंदर उपयोग किया जाता है तो इनका जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक हमारी मिट्टी के अंदर बना रहता है। दूसरा हमने पढ़ा था उर्वरक के बारे में। उर्वरकों के प्रकार जो है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जब बात करते हैं उर्वरकों की, तो ये उर्वरक क्या है? ये हमारे खाद के उल्टे। कैसे उल्टे? खाद के अंदर तो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हुए उन्हें बनाया गया था, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ नहीं, यहाँ पे हम रसायनों का उपयोग करते हैं। रसायनों का उपयोग करते हुए क्या किया जाएगा? उर्वरकों को बनाया जाएगा। और उर्वरक को जब बात करेंगे तो मिट्टी के अंदर उपयोग में लाने के बाद इनका जो प्रभाव होता है वो मिट्टी में लंबे समय तक नहीं, लघु समय के लिए बना होता है। क्यों लघु समय के लिए? क्योंकि इनके अंदर हमने रसायनों का उपयोग किया है, और ये जो रसायन है ये मिट्टी के अंदर थोड़े टाइम तक रहते हैं। बट फायदा ये भी होता है कि इनके अंदर जो पोषक तत्वों की सांद्रता है, वो पोषक तत्वों की सांद्रता जो होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर हमारे पौधे जिनकी वृद्धि रुक गई है या फिर उनके अंदर लक्षण आने लग गए हैं किसी पर्टिकुलर, किसी एक पोषक तत्व की कमी की, तो उस समय पे हम क्या कर सकते हैं? उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। और उर्वरक के प्रयोग करने से क्या हो जाएगा? जो वो सूक्ष्म तत्व है या फिर वो जो पोषक तत्व है उसकी जो कमी है वो बहुत जल्दी ये पूरी कर देंगे। तो आप समझ गए, अपने फायदे हैं खादों को यूज कर रहे हैं और उर्वरकों को यूज करने के अपने फायदे हैं। फिर हमने पढ़ा था मिट्टी की उर्वरता और उर्वरक, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मिट्टी है, अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। लेकिन इन पोषक तत्वों के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व है, जिसे हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट कह देते हैं, आवश्यक पोषक तत्व पहले 16 हुए करते थे। फिर हमने निकल को ऐड कर दिया, और निकल ऐड करने के बाद, निकल के जुड़ जाने के बाद, अब जो आवश्यक पोषक तत्व है, जो अनिवार्य पोषक तत्व है हमारे पौधों के लिए, जो मृदा के अंदर से, पानी से और हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे वातावरण से मिलते हैं, वो कितने हैं? 17 हो गया है। अब सोच रहे हो सर वातावरण से कौन से मिलता है? देखो मिट्टी 14 के इन 17 की जब बात करता हूं, ये 17 ना 2 भागों के अंदर डिवाइड होते हैं। 14 + 3 है ना, ये 3 कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ना, ये मिट्टी से नहीं मिलता, ये पानी से और वातावरण से मिलता है। लेकिन उसके बाद जो 14 बच जाते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश हुआ, या फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सारे जो हमारे हैं, जिंक मतलब जो जस्ता हो गया है ना, कॉपर मतलब जो तांबा हो गया, ये 14 जो अलग अलग है ये हमें मिट्टी से मिल जाते हैं। बाकी के 3 जो है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमें पानी से और वातावरण से मिलते हैं। तो 14 + 3 जो है वो जुड़ के कितने हो गए हमारे? वो 17 हो जाते हैं। 17 जो है ये हमारे आवश्यक पोषक तत्व है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था हमारी पिछली क्लास के अंदर। अब आगे मूव करते हैं। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। क्या बताया था? जब बात करते हैं किसकी? आपके खादों के प्रकार की, तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो खादें होती हैं बच्चों, वो कितने प्रकार की होती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जब बात करते हैं खादों के प्रकार की, तो हमारी जो खादें होती है ना, वो पता है कितने प्रकार की होती है? हमारी खादें 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से 4 प्रकार की भला? जब खादों के प्रकार की बात करेंगे तो हमारी जो खादें हैं, है ना, ये पहला लिखा गया गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या होता है सर? जब गोबर की खाद की बात करेंगे तो गोबर की खाद का मतलब जो पशुओं के मल मूत्र से बनाई गई है ना, उसके अंदर मल भी होता है और पशुओं का मूत्र भी उसके अंदर होता है। मल और मूत्र को
दोनों को क्या करके मिक्स करके एक ढेर बनाया जाता है, जिसे गोबर का ढेर या फिर कुछ और वर्ड आप बोलते होंगे, उससे जो खाद बनती है वो गोबर की खाद है। फिर जब बात करें कंपोस्ट की, ये कंपोस्ट क्या होता है? जब कंपोस्ट की बात करता हूं तो कंपोस्ट आपका जो घर के अंदर कचरा होता है, सब्जियों का, फलों का, या फिर पेड़ पौधों का जो टूटी हुई पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, उसको आपने सड़ा के डिकम्पोज करके जो खाद बनाई वो कंपोस्ट खाद होती है। हरी खाद का मतलब क्या होता है? जब हम सनई को या फिर ढैंचा को, है ना, क्या करते हैं, सनई या ढैंचा को हमारे पौधे जो हैं, सनई और ढैंचा के जो पौधे हैं, उनको हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे खेत के अंदर लगा के, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वहीं पे हल चला देते हैं, उसी को मिट्टी के अंदर दोबारा से क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि पौधे मिट्टी के अंदर जाके क्या करें, हमारे जो पोषक तत्व है वो जाके उन्हें प्रदान करें और हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाए। और उसके बाद जो रासायनिक खाद है उसका तो हम आज की कक्षा के अंदर विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। जब रासायनिक खादों की बात करते हैं तो उससे पहले जो हमारी कार्बनिक खादें हैं उनका एक और आपको विवरण देता हूं, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था ये वाला, है ना, गोबर की, कंपोस्ट की और हरी खाद। उसके अलावा दो और प्रकार होते हैं, एक होती है स्थूल कार्बनिक खादें मतलब बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, और एक होती है सांद्रित मतलब कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, सांद्रित कार्बनिक खादें। जब स्थूल और सांद्रित कार्बनिक खादों की बात करता हूं, दोनों के अंदर क्या अंतर होता है ना, अंतर के अंदर जब जाऊंगा तो आपकी जो स्थूल कार्बनिक खाद्य है बच्चों, इनकी आपको बहुत ज्यादा मात्रा यूज करनी पड़ती है और ज्यादा मात्रा उपयोग में लाने के बाद कम पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन जब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे स्थूल की नहीं, बात करेंगे किसकी, आपकी बात करेंगे आपके सांद्रित खादों की। तो सांद्रित वाले केस में क्या होता है, सांद्रित वाले केस में आप क्या करते हो, आप सांद्रित वाले केस में जो मात्रा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो पीछे इमेज के अंदर दिख रहा है मछली की खाद है ना, तो आपको इसकी मात्रा कम उपयोग में लानी पड़ती है और पोषक तत्व इससे आपको ज्यादा मिल जाते हैं, है ना। तो जब बात करते हैं किसकी, आपकी सांद्रित खादों की, तो पहला क्या बोला गया, पहला स्थूल बोला गया, स्थूल कार्बनिक खादें। तो मैंने आपको बताया स्थूल का मतलब क्या होता है, जहां पे मात्रा आपको ज्यादा उपयोग में लानी पड़ेगी, है ना। जैसे गोबर की खाद है, गोबर की खाद आप कैसे यूज करते हो, हमारे वो ट्रेलर, ट्रॉली, ट्राली जो भी आप बोलते होंगे, है ना, उससे पूरा भर के ले जाया जाता है और फिर खेत के अंदर डालते हैं। वो ट्राली भर के, ट्रॉली भर के आपने डाला है, तो क्या वो कम मात्रा है? नहीं, वो मात्रा बहुत ज्यादा है यार। तो इसीलिए वो क्या, स्थूल कार्बनिक खाद बोला गया। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। कार्बनिक पदार्थों का मतलब क्या हुआ, जो आपका ऑर्गेनिक रेसिड्यू है, जो आपके क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो ज्यादा होते हैं और पोषक तत्व कम होते हैं। इनका ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है, जैसे आपकी गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, आपका केंचुओं से बनने वाली खाद वर्मी कंपोस्ट है, या फिर गंदे नाले की खाद, है ना। हमारे जो शहरों के अंदर नाले चलते हैं बड़े बड़े, उस नाले के अंदर क्या होता है, उस नाले के अंदर ह्यूमन वेस्ट होता है, हमारे मानव का मलमूत्र होता है। तो मानव का जो मलमूत्र है उससे जो आप खाद बनाएंगे उसे क्या बोलते हैं, उसे नाइट सॉइल बोल दिया जाता है। नाइट सॉइल ना बोलेंगे तो उसे क्या बोल देते हैं, गंदे नाले की खाद उसे बोल दिया जाता है। तो ये जो आपकी है, ये तो ज्यादा मात्रा के अंदर यूज करनी पड़ती है, ज्यादा मात्रा के अंदर उपयोग में लानी पड़ती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्थूल कार्बनिक खादें। दूसरी बात करता हूं, दूसरी कौन सी, सांद्रित कार्बनिक खादों की। सांद्रित के अंदर जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है कि मैं तो सांद्रित हूं, मतलब मेरे अंदर पोषक तत्व ज्यादा है। तो अगर पोषक तत्व ज्यादा है तो उनकी मात्रा आपको कम या ज्यादा, बिल्कुल ठीक बात, कम यूज करनी पड़ेगी। तो बोला गया ऐसी जीवांश खादों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है ना। देखो इसने क्या बोला, पिछली बार तो कहा था कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं और पोषक तत्व कम होते हैं, यहां कहता कार्बनिक पदार्थ कम और पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। जैसे खलियां, खलियां समझते हो, जैसे सरसों के तेल की खली है, मूंगफली के तेल की खली है, तो वो जो खलियां निकलती हैं तेल निकालने का, वो हो गई। हड्डी का चूरा हो गया। खून की खाद, ये खून की खाद कौन सी होती है, जो हमारे स्लोटर हाउस होते हैं, हिंदी के अंदर जो आपके बूचड़ खाने होते हैं। तो बूचड़ खानों के अंदर क्या कहता है, पशुओं काटा जाता है, पशुओं काटने के बाद जो उनका खून निकलता है, वो खून जब ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो उसकी पपड़ी को खुरच लिया जाता है। तो पपड़ी खुरचने के बाद, मतलब ऊपर की लेयर स्क्रैप करने के बाद, वो जो चूरा बच जाता है, जो पाउडर आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, खून की खाद और मछली खाद। तो मैंने आपको पीछे दिखाई दिया है, ये मछली खाद। तो ये सारे उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप बात समझ ही गए होंगे कि स्थूल कार्बनिक खाद की बात करो तो स्थूल कार्बनिक खाद का मतलब मात्रा ज्यादा
और पोषक तत्व कम। और सांद्रित कार्बनिक खादों की बात करो तो मात्रा कम और आपको पोषक तत्व इससे ज्यादा मिलते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिए, याद आपने कर लिए होंगे। अब आगे चलेंगे, अब बात करें कंपोस्ट बनाने की विधियों के बारे में। मैंने आपको कंपोस्ट बनाते कैसे हैं वो तो पिछली बार भी समझाया था और अब भी आप देख पा रहे हैं, आप इमेज के अंदर ही देख पा रहे हैं, वहां पे जो फोटो एक प्रतिबिंब आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर आप देख के समझ पा रहे हैं कि आपका जो कंपोस्ट बनाया जाएगा उसमें हम किस वेस्ट को, है ना, किस वेस्ट को यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे घर के अंदर हमारा जो क्या होता है, फलों का या फिर आपके किसका सब्जियों के जो छिलके होते हैं, जो घर का हमारा कचरा उसको यूज करते हैं और हम पौधों की पत्तियां भी इसके अंदर उपयोग में ला सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा दिया था। आज बात करते हैं कंपोस्ट बनाने की विधियां कौन कौन सी है। बट कंपोस्ट बनाने की विधियों से बताने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, चैट ऑप्शन के अंदर आप आंसर दोगे। अगर बात करते हैं किसकी, कंपोस्ट बनाने की विधियों की, तो अलग अलग विधियां दो आपके सामने आगे भी आने वाली हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे प्रचलित जो विधि है भारत के अंदर कंपोस्ट निर्माण करने के लिए, है ना, भारत के अंदर जो फेमस मेथड है कंपोस्ट मेकिंग के लिए वो कौन सा है ना, वो बेंगलोर मेथड है, वो नेडेव मेथड है, वो इंदौर मेथड है या फिर कोई और। आंसर लिखिए आपका, फिर आगे चलेंगे कि कंपोस्ट बनाने के लिए क्या हम यूज करते हैं और जो फेमस मेथड है वो कौन सा है। चलिए आप लिखिए आंसर, फिर आगे बताएंगे आपको। पहला आंसर मिला है हमें संदीप तिवारी जी का, वेरी गुड तिवारी जी। अब इसके बाद आप लिखिए, संदीप तिवारी जी से पहले आंसर दो और मिले थे बट वो गलत आंसर मिले थे। ओके चलो, गुर्जर साहब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गुर्जर साहब आपकी बात बिल्कुल मानी जाए। गुर्जर साहब ने लिखा है कि खाद्य और उर्वरकों से रिलेटेड स्कीम के बारे में बताएं। गुर्जर साहब आप जो बोलेंगे वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो लेक्चर है आपने देखा होगा, हमने इस लेक्चर के नीचे कोई बैनर कोई पट्टी नहीं लगाई हुई है, कुछ चलता नहीं है कि एडमिशन के लिए यहाँ कॉल करे वहां करे, ना जी ना, कोई एडमिशन नहीं। ये क्लासेस हमारे सिर्फ उन बच्चों के लिए जो प्लान कर रहे थे 12वीं कक्षा के बाद हमारी जयपुर और गंगानगर ब्रांच के अंदर एडमिशन लेने के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से वो एडमिशन तो नहीं ले पाए क्योंकि कोचिंग चल ही नहीं रही ऑफलाइन, लेकिन बच्चे घर बैठे भी पढ़ते रहे। पर है कुछ ऐसा कि हमारे पास इस टाइम पे पता क्या चल रहा है, एफसीआई वाले जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन भारतीय खाद्य निगम के अंदर है ना, उनका इंटरव्यू चल रहा है। पंजाब के अंदर वैकेंसी है एडीओ की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। एएफओ की वैकेंसी है, उसकी क्लासेस चल रही है। आरआरबीएसओ की वैकेंसी है, उसकी क्लासेस चल रही है। डीडीएसओ है ना, एक दिल्ली का पेपर है, उसकी भी चल रही है। तो 5-5 बैच संभालने पड़ते हैं। मे बी लॉकडाउन होगा दूसरों के लिए, लेकिन हमारा तो दिन वही 6 बजे स्टार्ट होके रात के 12-1 बजे तक चला जाता है। तो आपने कमेंट में भी लिखा था कि 2 से 3 दिन पढ़ाइए। मैंने कोशिश भी की थी गुरुवार को कि आपके सामने आ जाए एक हिंदी का और व्याख्यान लेके, लेकिन उस दिन फिर से काम हो गया तो नहीं लेक्चर दे पाया। लेकिन आज ऐसा था कि आज का हमारा थोड़ा स्केड्यूल जो था वो बिजी था, तो 10 बजे हम क्लास छोड़ने वाले थे, बट मैं सोचा नहीं यार इन बच्चों को क्लास देनी है, कि पिछली बार हमने इनसे वादा किया था कि अगले रविवार को फिर से मिलेंगे। तो ट्राई करूंगा कि हफ्ते के बीच में भी कभी कभी आपके सामने आ जाऊं, बट अगर नहीं आ पाया तो रविवार को आएंगे। मैं ऐसी बात इसलिए बोल रहा था कि गुर्जर साहब पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मैं पूरा करूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद आपकी बातें बिल्कुल मानी जाएंगी, है ना। चलो, तो आपने आंसर अपना सभी का लिख दिया है। आपने आंसर के अंदर जो लिखा है बेंगलोर मेथड, फिर वर्मी कंपोस्ट लिख दिया है किसी ने, इंदौर मेथड, सर अलग अलग लिख रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जो फेमस मेथड की मेथड अलग अलग होते हैं, जो आप लिख रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जो फेमस मेथड है वो बेंगलोर मेथड है। जो सबसे प्रचलित विधि है कंपोस्ट बनाने की वो कौन सी है, वो हमारी बेंगलोर विधि है ना। प्रचलित विधि की बात कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा, बाकी विधियों की बात हम करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कंपोस्ट बनाने की विधियों के बारे में। कंपोस्ट बनाने की विधियों के अंदर सबसे पहली जो विधि आई है वो कौन सी आई है, इंदौर विधि। ये इंदौर विधि क्या है, इंदौर मेथड क्या है, यह विधि ए हैवार्ड तथा डी वार्ड ने विकसित की।
इस विधि से कंपोस्ट बनने में कितने दिन लग जाते हैं? 120 दिन या फिर 4 माह तक में क्या हो जाता है, जो कंपोस्ट है तैयार होता है। कौन सी विधि से? इंदौर विधि से। दूसरा आपका नेडेव कंपोस्ट, नेडेव मेथड, नेडेव विधि जिसे बोल देंगे, यह विधि महाराष्ट्र के कृषक नाडेव काका ने विकसित की थी, उनके नाम पे ही इसका विधि का नाम लिखा गया। इस विधि से जो कंपोस्ट है वो इंदौर विधि से थोड़ी जल्दी बन जाती है, उसके अंदर पूरे 120 दिन लग जाते हैं। इसमें 90 से 120 दिन के अंदर क्या किया जा सकता है? कंपोस्ट को विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन सी विधि होती है? आपकी एडको विधि होती है। एडको के अंदर क्या होता है? इस विधि का जो आविष्कार था ना, वो 1921 के दौरान इंग्लैंड में हचिनसन और रिचर्डसन ने किया था। 4 से 6 सप्ताह में कंपोस्ट तैयार होते हैं। देखो कहां तो 120 दिन, 90 से 120 दिन, यहां पे तो 4 से 6, काफी एडवांस मेथड हो गया ये तो। फिर बेंगलोर विधि की बात करते हैं। ये जो विधि है इसका विकास CN आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बेंगलोर विधि पड़ गया। फिर बोला गया यह विधि शहरी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, यह विधि में खाद पलटाई नहीं की जाती है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। शहरों के अंदर यूज कर रहे हैं ज्यादातर, गांवों के अंदर भी करते होंगे, और इसमें पलटाई हम नहीं करते हैं ज्यादा। खाद 4 माह बाद, टाइम उतना ही ले रही है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में इस विधि को काम में लिया जाता है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो फेमस मेथड है हमारा, वो फेमस मेथड कौन सा है? बेंगलोर मेथड। तो आपने सीख लिया 4 अलग अलग मेथड कंपोस्ट बनाने के। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। पहला मेथड कौन सा? सासा बोलते जाइए, बिकॉज आप बोलेंगे तो आपको याद होगा। पेपर हमने नहीं, पेपर आपने देना है, तो आपका मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। तो पहला मेथड बोलिए कौन सा? ठीक है। दूसरा बोलिए, दूसरा कौन सा? ओके। तीसरा बताइए, तीसरा मेथड कौन सा है? ठीक है। चौथा मेथड कौन सा है? ओके। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे है ना। एक तो ये कि सबसे फेमस कौन सा है, आंसर बताओ, सबसे फेमस मेथड कौन सा है? ओके। दूसरा बताओ सबसे कम समय में जो कंपोस्ट है वो किस मेथड में तैयार हो जाती है? बिल्कुल ठीक बात। अगला मेथड है कौन सी विधि है जिसके अंदर ज्यादा खाद की पलटाई नहीं की जाती है ना। ओके ठीक है। अगला बताइए CN आचार्य इंस्टीट्यूट जो है उसने कौन सा मेथड डेवलप किया है? बिल्कुल ठीक बात। याद होगी ना सारे क्वेश्चन? तो ऐसे बस याद करते रहिए, लेक्चर के दौरान सीखते रहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया कंपोस्ट के बाद केंचुए की खाद। जब केंचुए खाद की बात करते हैं बच्चों, केंचुए तो सब लोगों ने देखे होंगे, सब लोग जानते हैं केंचुए के बारे में, देखा हुआ है ना। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर सा लग रहा है सामने आपको। जब केंचुओं की बात करेंगे है ना, तो केंचुआ जो होता है भाई साहब 2 प्रकार का होता है। ये केंचुआ कौन कौन से 2 प्रकार का केंचुआ? जब केंचुए की बात करेंगे ये 2 प्रकार का है। मैंने बोला सुंदर लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है सर ये कहाँ सुंदर लग रहा है। भाई अगर आप कृषि विज्ञान पढ़ रहे हैं है ना, और आप भारतीय कृषि से जुड़े हुए हैं, तो यही हमारी संस्कृति है भाई, यही सब कुछ है हमारा, क्योंकि इनके बिना भारतीय कृषि संभव नहीं है ना। तो आप ऐसे मत कहें कि सर मल मूत्र, मानव मूत्र, गोबर की खाद ये सब अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर इसी से तो चलता है। हाँ ऐसा है, मैं जब कक्षा के दौरान पढ़ा रहा होता हूँ मुझे पता है, मैं जब बोलता हूँ ना गोबर की खाद, कंपोस्ट, कुछ लोग मुंह बनाते हैं कितना गंदा पढ़ा रहे हैं सर है ना, ऐसे करते हैं। होते हैं कुछ शहरों से लोग आए हुए हैं ना, पर होता क्या है ना, आपको बताऊं मैं, सब्जी मंडी के अंदर सुबह सुबह जो फ्रेश सब्जियां आती हैं, आपको पता होगा बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सब्जियां आती है, वो शहरों के पास वाले क्षेत्रों से आती हैं। और शहरों के पास वाले क्षेत्रों में आपने देखा होगा सब्जियां बहुत फ्रेश सी दिखती हैं। पता है क्यों फ्रेश दिखती हैं? क्योंकि गंदे नाले की जो खाद है ना वो वहीं पे जाती है। ये मानव का मल और मूत्र जो होता है ना, ये उन्हीं खेतों के अंदर डाला जाता है, उससे हमारी सब्जियां ज्यादा अच्छी, उसके अंदर क्या होता है, पोषक तत्व ज्यादा होते हैं ना। तो अल्टीमेटली समझिए हम जो खा रहे हैं तो गंदा वंदा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का। ओके, तो हम बात करें केंचुए खाद की। मैंने आपको बताया जो केंचुए 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक केंचुए तो वो होते हैं जो खाद को बनाते हैं है ना, मतलब वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं, और एक केंचुए वो होते हैं जो वर्मी कंपोस्ट बनाते ही नहीं है, जो बनी बनाई खा जाते हैं, जो ऊपर रहते हैं ना, जो डार्क कलर के होते हैं, ये बेकार होते हैं, ये नुकसान करते हैं, फायदा नहीं करते। जो ऊपर रहते हैं डार्क कलर के, और जो नीचे होते हैं थोड़ा सा लाइट कलर के या फिर रेड कलर के, आपको दिख रहे होंगे लाल रंग के, लाल नहीं होते एक्चुअली, इसे लाइट कलर का आता है ना, वो गहरे रंग के होते हैं, ये हल्के रंग के होते हैं। हल्के रंग वाले क्या होते हैं? ये अच्छे होते हैं क्योंकि खादों को खाते नहीं है, ये तो खाद को बनाते हैं है ना। केंचुए की खाद जो होती है उसे वर्मी कंपोस्ट नाम दिया जाता है। जब बात करते हैं केंचुए खाद की, उसके अंदर 3% नाइट्रोजन या नत्रजन, 1% फास्फोरस होता है, और 1.5% क्या होता है? पोटाश होता है। जब बात करते हैं केंचुए की, तो कहा गया एपीजे केंचुओं का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है ना। एपीजे केंचुआ सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है, इसको याद कर लेना। कौन सा केंचुआ? एपीजे केंचुआ। क्यों? क्योंकि ये वाला खाद को बनाता है,
और दूसरे वाले डेट्रीवोरस होते हैं। डेट्रीवोरस का मतलब क्या हुआ, जो सड़े गले पदार्थ खाते हैं बट वो कंपोस्ट का निर्माण नहीं करते, वो नुकसान करते हैं उल्टा। जो ऊपर रहते हैं, नीचे वाले फायदा करते हैं। बोला गया इसीनिया आइसीनिया फोइटिडा केंचुआ जो है वो 4 इंच लंबा होता है, 0.5 से 1 ग्राम वजन होता है, लाल रंग का, 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% क्या खाता है, मिट्टी। आपने ऐसा भी देखा होगा जब हम केंचुए की खाद बनाते हैं, जहां पे केंचुए होते हैं वहां पे कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ मिट्टी भी डाली जाती है। क्यों? क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ मिट्टी को भी खाते हैं तथा 4 सप्ताह में वयस्क होकर प्रजनन योग्य हो जाता है। जब प्रजनन योग्य हो गया अब तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। जितने ज्यादा केंचुए होते जाएंगे उतना हमारे लिए फायदा हो जाएगा। आगे क्या है, 1 सप्ताह में 2 से 3 कोकून बनाता है। वह एक केंचुआ 6 माह में 250 केंचुए पैदा करता है ना। ये सबसे अच्छी बात होती है। 6 महीने के अंदर एक केंचुए ने 250 केंचुए और दे दिए, तो इससे हमारे किसानों को फायदा होता है। एक छोटा सा जो यूनिट होता है ना, एक छोटी सी जगह पे फार्मर हमारा स्टार्ट कर सकता है किसको, वर्मी कंपोस्ट बनाने को। और 6 महीने के अंदर देखो कितना बड़ा है, 1 से 250। तो अगर थोड़े से लेके आए वो तो कितने बढ़ जाएंगे आप समझ सकते हो। तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का खाद का पार्ट। अगले पार्ट पे मूव करेंगे उर्वरकों पे, लेकिन खाद अब क्लियर कर लीजिए कि खाद हमारा खत्म हो गया है ना। गोबर की खाद क्या है, मानव वाली जो मानव मलमूत्र की खाद है, जैसे नाइट सॉइल हमने बोला है, गंदे नाले की खाद हमने बोल दिया, या फिर आपका क्या है वर्मी कंपोस्ट है, या फिर हरी खाद है। कंपोस्ट बनाने की विधियां सब हम पढ़ चुके। क्या क्लियर है यहां तक सभी को? यस और नो लिख दीजिए। वैसे यस और नो ना लिखें, आप लाइक बटन है उसे क्लिक कर दें, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि लाइव तो काफी सारे बच्चे हैं, लगभग 350 लोग क्लास को देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें। आगे चलता हूं, केंचुए की खाद हमने पढ़ ली। अब बारी आती है खादों के बाद हमारी किसकी, उर्वरकों की, है ना। उर्वरकों की जब बात करेंगे ये क्या होता है मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, वो नंबर आपको किस लिए दिया होगी, आप लोग मुझे फोन करते हो, मैंने इसलिए दोनों नंबर दिए हुए हैं। अगर आप गंगानगर क्षेत्र से, मतलब गंगानगर या फिर नागौर बीकानेर साइड से है, तो आप एग्री कोचिंग गंगानगर के नंबर पे कांटेक्ट करें। किसके लिए? आपकी कक्षा के नोट्स के लिए। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो नोट्स भी आपको बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और अगर आप बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर साइड से हैं तो आप हमारी जयपुर की जो ब्रांच है राजस्थान एग्री क्लासेस के नाम से, है ना, कालवाड़ रोड पे स्थित है, वहां पे आप कांटेक्ट करें। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करने पे आज की कक्षा के जो नोट्स हैं वो 12 बजे के बाद दे दिए जाएंगे, है ना। कुछ और भी इसमें हमें विस्तृत रूप से अगर जानकारी चाहिए तो वो भी ऐड की जाएगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप मैसेज कर दीजिए, आपको ऐड भी कर देंगे और आपको जो विस्तृत जानकारी के साथ पीडीएफ है वो भी आपको वहां पे प्रदान कर दिया जाएगा। चलो अब बात करते हैं किसकी, हमारे उर्वरकों की। ये उर्वरक क्या होते हैं बच्चों? जब उर्वरक की बात करेंगे, हमारे जो उर्वरक है ना, ये क्या होते हैं? पहले तो कार्बनिक पदार्थों की बातें चल रही थी, लेकिन अब कार्बनिक पदार्थों वाली बातें खत्म। अब बात आएगी किसकी? रसायनों की। अब बात आएगी केमिकल्स की, रासायनिक खादों की, जैसे कि आपका सिंगल सुपर फोस्फेट हो गया, आपका डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, आपका यूरिया हो गया, आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, आपका सल्फेट ऑफ पोटाश हो गया, आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, या फिर बहुत सारे और भी हमारे उर्वरक या फिर जिन्हें हम फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। मैंने शुरू बोला था ना, इतना हिंदी मत पढ़ा करो, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया मैं राजस्थान से हूं। मैंने 11वीं 12वीं कक्षा के दौरान ना हिंदी में अध्ययन किया था, लेकिन मैं उस हिंदी में अध्ययन करने के बाद समझ पाया हिंदी भाषा ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल थी। हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा जो है मेरे लिए आसान होगी। पता कैसे? क्योंकि उर्वरकों की जब बात करता हूं ना, आपको उर्वरक समझने में दिक्कत आएगी। अब फर्टिलाइजर वर्ड याद कीजिए, फर्टिलाइजर वर्ड आपको जल्दी याद रहेगा, क्योंकि हमारे जो यूरिया इकट्ठे आते हैं ना, वहां पे उर्वरक वर्ड कम और फर्टिलाइजर वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है ना। और जहां भी हम सुनते हैं, हमने फर्टिलाइजर वर्ड सुना, उर्वरकों का कम पड़ा है ना। बट हम हिंदी करके ना चीजों को मुश्किल बना लेते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं। आपने देखा होगा जब मैं शनिवार को पढ़ाता हूं तो दोनों भाषाओं का प्रयोग करता हूं, और जब इस टाइम पढ़ा रहा हूं तो ट्राई करता हूं कि शुद्ध हिंदी के अंदर आपसे वार्तालाप किया जाए। और अगर मैं शुद्ध हिंदी के अंदर करने लग गया ना, तो आपके लिए चीजों को समझना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश साथ साथ यूज करता रहता हूं। बट इंग्लिश यूज करना कंपलसरी है अगर आपको लाइफ में आगे जाना है ना। अपने आप को रोकिए मत ये वाली बातें कह के। मैं जानता हूं उन बच्चों को जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, लेकिन आज भी हिंदी की बातें करते हैं, वो अच्छा एग्जाम नहीं दे पाते, है ना। नाबार्ड या फिर यूपीएससी के तक नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हिंदी भाषा के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स आपको हिंदी के अंदर मिलेंगे नहीं। तो हिंदी पढ़ना थोड़ा सा पीछे लेना, तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन पढ़ा करो। ये नहीं कहता हिंदी ना पढ़ो, बट हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया करो। तो उर्वरकों के प्रकार की बात कर लेते हैं। उर्वरक मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। उर्वरक होता क्या है, कहा
गया कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जिनको कारखानों में तैयार किया जाता है वह पौधों के लिए पोषण का कार्य करते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। इसमें पोषक तत्व कम मात्रा के अंदर नहीं होते, क्योंकि खादों को जब पढ़ रहे थे तो खादों के अंदर तो क्या होता है, पोषक तत्व कम मात्रा के अंदर होते हैं, लेकिन उर्वरक जो है, फर्टिलाइजर जो है, उनके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में वह तुरंत उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध होने खादों में काफी टाइम लग जाता है, इनमें टाइम भी नहीं लगता, और प्लस साथ साथ क्या होता है, ये आपके पौधों के लिए जो है ये ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व लेके आते हैं। विश्व का जो पहला उर्वरक था, ये आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर ले, वो पहला उर्वरक क्या था आपका, एसएसपी, है ना। एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट, और जो भारत का है वो भी कौन सा है, वो आपका एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, है ना, ये पहला है। बाद में बाकी आते रहेंगे, और मैंने आपको पिछली बार बताया था जो सबसे प्रचलित उर्वरक है वो कौन सा है, यूरिया। और अगर कहा जाए फास्फोरस के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी डीएपी। तो उर्वरक की बात हमने करी, उर्वरक की विशेषताओं की बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ी विशेषता जो उर्वरक की है वो क्या है कि उर्वरक जो होते हैं उनके अंदर पोषक तत्वों की सांद्रता ज्यादा होती है, तो इसीलिए आपको उन्हें ज्यादा मात्रा के अंदर यूज नहीं करना पड़ता, कम मात्रा के अंदर उसे यूज कीजिए, कम मात्रा के अंदर उपयोग में लाइए, और आपको ज्यादा पोषक तत्व देते हैं, प्लस वो जल्दी से हमारे पौधों के लिए क्या होते हैं, उपयोग में आ जाते हैं, है ना। पर एक नुकसान ये भी होता है कि वो लंबे समय तक हमारी मिट्टी के अंदर बने नहीं रहते हैं, वो थोड़े ही समय के अंदर लघु अवधि के बाद वहां से क्या होता है, अनुपस्थित हो जाते हैं, वहां से क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो बात करते हैं उर्वरक की विशेषताओं की, बोला गया इसमें उपस्थित पोषक तत्व पेड़ पौधों को आसानी से मृदा से प्राप्त हो जाने चाहिए, है ना। तो होता भी ऐसा है, जो उर्वरक आपके हैं, जो फर्टिलाइजर है, वो बड़ी जल्दी हमारे प्लांट्स को मिल जाते हैं। सेकेंड बोला गया ये जल में काफी विलय होना चाहिए, जिससे कि यह मृदा में जल्दी ही घुल मिल जाए, क्योंकि अगर जल के अंदर विलय नहीं हो रहा, वाटर के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा वो, है ना, तो जल में विलय अगर नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा, जल में विलय ना होने के कारण वो मिट्टी में जब जाएगा तो मिट्टी में पानी जाएगा, पानी में विलय होगा नहीं तो वही पड़ा रहेगा, लेकिन जितना जल्दी पानी के अंदर विलय होगा तो पानी उसे नीचे लेके जाएगा, हमारे जड़ों के क्षेत्र तक लेके जाएगा, जिससे जड़ें उसे बहुत ही आसानी से अवशोषित कर लेंगी, है ना। बोला गया जल से संयोग होने पर इसे उस रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए जिसे पेड़ पौधे आसानी से ग्रहण कर सके। तो ऐसा भी है ना, जैसे आप नाइट्रोजन की बात करते हो, प्लांट हमारे नाइट्रोजन को, पौधे हमारे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं लेते हैं, वो उसे नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। तो ये कहता है कि पानी के अंदर जैसे ही फर्टिलाइजर गया ना, जैसे ही उर्वरक गया, उसे उस फॉर्म के अंदर, उस रूप के अंदर परिवर्तित हो जाना चाहिए जिस रूप के अंदर उसे हमारा पौधा लेने वाला है। और विशेषता के अंदर क्या बोला गया, इसे स्थायी होना चाहिए ताकि मृदा से पेड़ पौधे को बहुत समय तक उपलब्ध हो सके। स्थायी होते नहीं है, ये थोड़े टाइम बाद मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, है ना, मिट्टी में से गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनका असर थोड़े समय तक बना रहता है। लेकिन इसने कहा कि उर्वरक की विशेषता ये होनी चाहिए कि वो लंबे समय तक बना रहे, इससे पेड़ पौधे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। होता है ना, लेकिन नुकसान ना होगा तो अच्छी बात है, होता है इसीलिए तो हम यूज नहीं करते हैं। तो पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन साथ साथ उर्वरक जो है हमारी मिट्टी को, हमारे वातावरण को, हमारे पानी को प्रदूषित भी करते हैं। बोला गया इसमें मृदा की अम्लीयता को उपयुक्त रखने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। जो मृदा आपकी है उसे क्या बोला गया कि अम्लीयता को उपयुक्त रखने की, मतलब ये बोलो कि पीएच मान जो है हमारी मृदा का, उसे बहुत ज्यादा बढ़ाए भी नहीं और उसे बहुत ज्यादा घटाए भी नहीं। जैसे आपका कैन होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे आप किसान खाद के नाम से जानते हो। किसान खाद जो है वो हमारी मृदा के ऊपर उदासीन प्रभाव देता है, न्यूट्रल इफेक्ट देता है वो, है ना। नेक्स्ट बोला गया यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो महंगे होते हैं भाई, ये सस्ते नहीं होते हैं, है ना। आसानी से उपलब्ध तो खैर हो जाते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ सीजन जब आता है तो हमारे किसानों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये थी हमारे उर्वरकों की विशेषताएं। अब आगे बढ़ते हैं उर्वरकों का वर्गीकरण। मैं आपको याद करवा दूं, मैंने आपको खाद पढ़ा दिया, क्या होता है, खादों के प्रकार सारे पढ़ा दिए हैं, उसके अंदर विस्तृत जानकारी दे दी। फिर हमने उर्वरक पढ़ा, क्या होता है, उर्वरक की विशेषताएं हमने पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं उर्वरकों के प्रकार, उर्वरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किसका, हमारे फर्टिलाइजर्स का हम पढ़ते हैं। उर्वरकों के वर्गीकरण में बोला गया प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या के आधार पर आपके 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्राथमिक पोषक तत्व, एक होता है द्वितीयक पोषक तत्व, और एक होते हैं आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। जिसे प्राथमिक मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट,
द्वितीयक मतलब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, और सूक्ष्म मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे बोल देते हैं। तो बच्चों जब हम प्राथमिक की बात करते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व हमारे पास 3 होते हैं, एन, पी और के, नत्रजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो नत्रजन, फास्फोरस और पोटाशियम की जब बात करेंगे, वो हमारे उर्वरक के अंदर कितने कितने हैं, उसके आधार पर हमारे जो उर्वरक हैं उनको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, 3 भागों के अंदर वहां पे वर्गीकृत किया जाता है। कैसे वर्गीकृत हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया प्राथमिकता, प्राथमिक जो है, प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या के आधार पर एनपीके। पहला तो बोला गया एकल उर्वरक, स्ट्रेट फर्टिलाइजर जिसे क्या देते हैं, एकल उर्वरक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक ही क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व है। एक चीज ध्यान रखना, जो आपके क्या है, एकल आपके उर्वरक है या फिर स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, इनके अंदर क्या होता है, पोषक तत्व तो 2 भी हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक पोषक तत्व हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर प्राथमिक पोषक तत्व 1 है तो वो एकल उर्वरक रहेंगे, और अगर प्राथमिक पोषक तत्व 2 हो गए तो वो यौगिक, जटिल या फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आपके बन जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, पोषक तत्व 2 होने से उसे आप कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना, यौगिक और जटिल नहीं बोलना उसे। बस ये देखना, अगर प्राथमिक पोषक तत्व मतलब एनपी और के में से 2 है तो वो क्या हो जाएगा, आपका जटिल हो जाएगा, और एनपी और के में से 1 है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एकल या स्ट्रेट फर्टिलाइजर। चैट के अंदर मुझे आंसर दो, एक ही मैसेज के अंदर, एक ही मैसेज के अंदर क्या लिखना है, एक तो लिखो वहां पे क्या, आपका एकल पोषक तत्व वाले उर्वरक है ना, एकल उर्वरक, और दूसरा लिखो जटिल उर्वरक। उसके सामने एक उदाहरण दो कि ये वाला जो है ये एकल उर्वरक है, और ये वाला जो है ये हमारा ये क्या है, ये जटिल उर्वरक है। फिर मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आपने देखे भी होंगे, स्क्रीन पे दिख रहे थे, बट कोई बात नहीं, मैं तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन एक बार आप आंसर लिखो। आपका लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले मैंने बताया पेपर आपका है, हमें तो पढ़ाना है। तो लिखिए एकल उर्वरक और उसका उदाहरण, फिर लिखिए जटिल उर्वरक और उसका उदाहरण, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। ओके चलो, किरण ने लिखा है डीएपी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल आप ठीक लिख रही है। डीएपी सबसे कॉमन एग्जांपल है, सबसे सामान्य उदाहरण है ना, और अच्छा उदाहरण है ये। और स्ट्रेट में लिख दीजिए, स्ट्रेट एकल जो है। अरे यार आप हिंदी माध्यम के छात्र हो, आप एकल लिखिए, आप तो स्ट्रेट लिख रहे हो बच्चों। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पता है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, मुझे लगता है मजे आते हैं पढ़ाने में। टीचर हूँ है ना, पढ़ाता हूँ, बट मेरा ये पैशन नहीं, मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा पैशन है ये। तो मैं ना ऐसे ही बस मजे करता हूँ पढ़ाते हुए। लेकिन हिंदी भाषा के अंदर जब मैं अध्ययन करवाता हूँ ना, मैं मजे नहीं कर पाता पढ़ाने, फिर मुझे पढ़ाना पड़ता है बस डर डर के कि कहीं पे उर्वरक को फर्टिलाइजर कह दिया तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो हिंदी माध्यम वाले छात्रों की कक्षा चल रही है, आपने फर्टिलाइजर कैसे बोल दिया। तो ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों से जब वार्तालाप किया जाए तो वहाँ पे शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाए, हिंदी भाषा का उपयोग करते हुए बच्चों को समझाया जाए। पर आप लोग तो यार इंग्लिश लिख रहे हैं तो गलत बात है भाई, हमारा बहुत जोर लग रहा है। देखो पसीने आ रहे हैं भाई साहब हिंदी बोलने में, इंग्लिश बोलता तो नहीं आते क्योंकि आसान है बोलना, हिंदी इतनी बड़ी बड़ी है भाई। टिलेज को पता है क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, भू परिष्करण, कितना बड़ा है देखो, जोर लगता है ना। फर्टिलाइजर, उर्वरक, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप हिंदी भाषा लिखें क्योंकि आप हिंदी भाषा के छात्र हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं। क्या यार कोई 1-2 बच्चे हिंदी लिखे ना, बाकी सब इंग्लिश लिखे जा रहे हैं, मतलब तुम अंग्रेजी भाषा समझते हो। चलो ठीक है, अब तुम हंस रहे हो ना। तुम्हें पता है मेरा फेवरेट गाना कौन सा है? एक गाना है मेरा बहुत फेवरेट है, वो पता है कौन से वाला? वो सुना तुमने, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। पता है मेरा क्यों फेवरेट है? मैं जब भी क्लास लेता हूँ है ना, अभी जब मैं क्लास ले रहा था, नहीं सॉरी, जब मैं आपकी कक्षा ले रहा था है ना, तो इस कक्षा के अंदर किसी बच्चे ने लिखा कि सर इतनी ज़्यादा हिंदी का उपयोग मत करो, हमें समझ ही नहीं आ रहा। जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था, जब मैं शनिवार को शाम को 5 बजे पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं यहाँ इंग्लिश में लिखा होता है और समझाता हिंदी के अंदर हूँ, तब बच्चे कहते हैं कि सर कभी हिंदी भाषा में पढ़ा दिया करो। मैं समझता हूँ कि ये कौन सा डीजे वाले बाबू हूँ, जब मैं हिंदी वाला गाना चलाता हूँ तो कहते इंग्लिश वाला गाना चलाओ, जब मैं इंग्लिश वाला गाना चलाता हूँ तो कहते हिंदी वाला गाना चलाओ। समझ नहीं आ रहा मैं कौन से गाने चलाऊँ यार, इसलिए वो गाना मेरा फेवरेट बन गया है ना। ये मेरी ऑडियंस है, ये नाच रहे हैं, कहते हैं डीजे वाले बाबू ये गाना चलाओ, वो चलाओ, ये चलाओ, है ना। तो चलो हम वो चलाएंगे जो हमारा मन करेगा, हम ये वाला चलाएंगे 10 बजे और वो वाला चलाएंगे शनिवार को 5 बजे।
बाकी वही है, कहते हैं ना सुनो सबकी करो मन की, तो सुनते हम रहते हैं सभी की, क्योंकि स्क्रीन सामने लगी हुई है ना, तुम्हारी चैट भी साथ साथ दिखती जा रही है। अब सारे स्ट्रेट वर्ड लिख रहे हैं, अब कोई एकल उर्वरक तो लिख ही नहीं रहा, तो समझ तो आ रहा है कि हिंदी तो तुम्हारी ज्यादा कमजोर है, हमारी तो फिर भी थोड़ी थोड़ी तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो गई है ना। आपकी ज्यादा कमजोर है, आप हिंदी भाषा को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि याद रखें हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी भाषा के अंदर अध्ययन करें, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं, है ना। चलो अब उर्वरकों की विशेषता हमारी होगी थी, मैंने आपको बताया था कि हमारा एकल और जो क्या है जटिल उर्वरक है, ये क्या होता है। तो एकल उर्वरक का मतलब क्या होता है, जहां पे प्राथमिक पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में से क्या होता है, कोई भी एक उर्वरक उपस्थित रहेगा तो वो क्या हो जाएंगे, एकल उर्वरक। अगर आपकी प्राथमिक पोषक तत्वों में से दो क्या हो जाएंगे, दो पोषक तत्व प्रेजेंट होंगे, दो पोषक तत्व उपस्थित होंगे, तो वो क्या जाएगा, जटिल, यौगिक या फिर कॉम्प्लेक्स उर्वरक। डीएपी की बात करते हैं, डाई अमोनियम फोस्फेट, डाया की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फास्फोरस भी होता है और उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। 18% नाइट्रोजन होता है और 46% क्या होता है, उसके अंदर फास्फोरस होता है। तो उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस, मतलब प्राथमिक पोषक तत्व दो हैं उसके अंदर, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स, जटिल, यौगिक उर्वरक हो जाता है। और जब यूरिया की बात करेंगे, यूरिया के अंदर सिर्फ 46% नाइट्रोजन है, 46% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, उसके अंदर कुछ और नहीं है। इसीलिए आपका जो यूरिया है वो यौगिक ना होके वो क्या हो जाएगा, एकल उर्वरक। समझ गए होंगे डिफरेंस दोनों में, एकल भी और यौगिक भी। अगला क्या बोला गया मिक्स फर्टिलाइजर या फिर मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरकों की बात करते हैं, कहा गया जिसमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, एनपीके, है ना, उनका अनुपात कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन तीनों पोषक तत्व हैं उसके अंदर। वहां पे क्या किया गया है, कुछ फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर दिया गया है, तो वो आपके जिनके अंदर तीनों हैं वो मिश्रित होते हैं, जिसके अंदर दो हैं वो यौगिक होते हैं, जिसके अंदर एक है वो क्या होता है जी, एकल उर्वरक। क्या समझ पा रहे हैं सारे लोग? आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। मैं बोर नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग हंसते भी रहे, साथ साथ समझते भी रहे। पढ़ाना वढ़ाना मेरा पार्ट है ही नहीं, ना मैं टीचर बनना चाहता, मैं तो बस बच्चों को समझा के उनका सिलेक्शन करवाना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि बच्चों के साथ इस वे में पढ़ाया जाए कि बच्चा क्लास में हंसता भी रहे और समझता भी रहे। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा कि एकल का मतलब एक प्राथमिक पोषक तत्व होना, यौगिक का मतलब दो प्राथमिक पोषक तत्व होना, और आपका किसका, कॉम्प्लेक्स का मतलब, या सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, मिश्रित का मतलब या मिक्स का मतलब उसके अंदर तीन पोषक तत्वों का होना, वो क्या आ जाएगा आपका मिश्रित या फिर मिक्स फर्टिलाइजर या फिर उर्वरक। ठीक है, ये तो था उनके पोषक तत्वों के आधार पे एकल, यौगिक और मिश्रित। आगे चलते हैं, बोला गया उर्वरकों का वर्गीकरण। उर्वरकों में उपस्थित पोषक तत्वों की प्रकृति के अनुसार उर्वरकों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाए। कौन कौन से प्रकार बोला गया, नाइट्रोजन वाले कौन से होते हैं, फास्फोरस वाले कौन से। पहले तो हमने क्या बोला था, डीएपी जो है, हमने डीएपी को पहले तो बोला कि वो क्या है, यौगिक, जटिल या कॉम्प्लेक्स उर्वरक है। लेकिन यहां पे जो डीएपी है वो किसके अंदर जाएगा, फोस्फेटिक उर्वरक में, फास्फोरस वाले उर्वरकों के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, डीएपी के अंदर फास्फोरस भी होता है, लेकिन डीएपी मेनली जो बना होता है, मुख्यतः जो यूज किया जाता है, मुख्यतः जो खेतों के अंदर डीएपी उपयोग में लाया जाता है वो फास्फोरस के लिए लाया जाता है। तो अब वो नाइट्रोजन में ना कि वो कहां जाएगा, फास्फोरस में, है ना। तो उनके पोषक तत्वों के आधार पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फर्टिलाइजर को, तो वो नाइट्रोजन वाले, वो किसके, फास्फोरस वाले, या फिर आगे पोटाश वाले भी हो सकते हैं। तो नाइट्रोजनी उर्वरक में क्या बोला गया, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। उदाहरण अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, भास्मिक कैल्शियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम साइनामाइड और आपका यूरिया। ये क्या है, इनमें से कुछ ऐसे भी है जिनके अंदर दो पोषक तत्व है, लेकिन प्राथमिक पोषक तत्वों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे तो सिर्फ बात करेंगे कि ज्यादा जो पोषक तत्व है, ज्यादा जो उसके अंदर पोषक तत्व वो कौन सा है। तो इन सभी के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा, इसीलिए इसे क्या बोल दिया, नाइट्रोजन वाले उर्वरक या फिर नाइट्रोजनी उर्वरक। अब बात करते हैं फोस्फेटिक की। फोस्फेटिक के लिए कहा गया इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फोस्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण क्या दिए गए बच्चों, यहाँ पे बोला गया सुपर फोस्फेट, सुपर फोस्फेट ऑफ लाइम। नेक्स्ट बोला गया ट्रिपल सुपर फोस्फेट या फिर फोस्फेटी धातुमल जो होता है। ये क्या है, सारे के सारे उदाहरण है किसके, हमारे फास्फोरस वाले उर्वरकों के। समझ गए। जब बात करते हैं किसकी, आगे तीसरे प्रकार की बात करते हैं पोटाश उर्वरक की, है ना। पोटाश उर्वरक की बात करते हैं, बोला गया इस प्रकार के उर्वरक में
पोटाशियम की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण पोटाशियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, या फिर आपका पोटाशियम सल्फेट इत्यादि। तो वो हमारे उर्वरकों का वर्गीकरण था 3 आधार पे। कौन कौन से 3 आधार? एकल, जटिल और मिश्रित। ये था 3 आधारों पे। कौन कौन से? नाइट्रोजनी, फास्फोरस और आपका पोटाश उर्वरक, है ना। किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन लिखा है क्लास के अंदर, बच्चे का नाम है गौरी शंकर। गौरी शंकर ने लिखा है कि सबसे अधिक यूरिया वाला फर्टिलाइजर कौन सा है। गौरी शंकर जी, आप क्लास लेते हो, भावनात्मक हो गए हैं थोड़े से। आपने क्वेश्चन जो लिखा है मैं समझ गया हूं। आपने लिखा है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है। आपने लिख दिया सबसे ज्यादा यूरिया वाला उर्वरक कौन सा है। यूरिया तो खुद उर्वरक है ना, यूरिया वाला उर्वरक नहीं होगा ना। सबसे ज्यादा नत्रजन वाला जो उर्वरक है वो एनहाइड्रस अमोनिया है, जिसके अंदर 82% तक क्या होती है? नत्रजन पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में जो लाया जाता है वो एनहाइड्रस अमोनिया नहीं है, वो क्या होता है? आपका यूरिया होता है। हमने बात करी आपके उर्वरकों के वर्गीकरण की। हमने बोला कि वो क्या होते हैं? नत्रजनी, फास्फोरस या फिर आपके पोटाश वाले हो सकते हैं। फिर बोला गया एनपी उर्वरक, ये अगला क्लासिफिकेशन आ गया। एनपी, एनपी का मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस। इस प्रकार के उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। नाइट्रोजनी तथा फॉस्फेटी उर्वरकों को उचित अनुपात में मिश्रित कर इन्हें बनाया जाता है ना। किसको मिक्स करा हमने नाइट्रोजनी और फॉस्फेटी जो उर्वरक है ना, नत्रजन वाले और फास्फोरस वाले जो उर्वरक है, उन्हें क्या कर दिया है? उन्हें वहां पे मिक्स कर दिया है ना। तो जब बात करेंगे उदाहरण की, बोला गया उदाहरण के अंदर कहा गया क्या? डाइहाइड्रोजन अमोनिएट, या फिर आपका फोस्फेट कैल्शियम सुपर फोस्फेट नाइट्रेट, या फिर अमोनिएट फोस्फेट सल्फेट इत्यादि। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे नाइट्रोजन, नत्रजन और फोस्फोरस का मिक्सचर है। तो ये उर्वरक कौन सा हो गया? आपका एनपी उर्वरक। आगे क्या बोला गया? पूर्ण उर्वरक, कंप्लीट फर्टिलाइजर। इस प्रकार के उर्वरक मृदा के लिए आवश्यक तीनों पोषक तत्वों को, जैसे हमने वहां पे मिश्रित उर्वरक पढ़ा था ना, तो वो एकल और जटिल के साथ था। अब यहां पे उसी का नाम क्या दे दिया? पूर्ण उर्वरक दे दिया। बोला गया इस प्रकार के उर्वरक मृदा के लिए आवश्यक तीनों पोषक तत्वों एनपी और के की कमी को पूरा करते हैं। इन्हें नाइट्रोजनी, फोस्फेटी और पोटाश तीनों प्रकार के उर्वरकों की परस्पर उचित अनुपात में मिश्रित कर बनाया जाता है। यहां पे हम उर्वरकों को मिश्रित कर लेते हैं और उसके बाद उचित अनुपात के अंदर बना के उसे हमारा बाजार है वहां पे क्रय विक्रय किया जाता है। चलो, तो ये थी हमारे उर्वरकों की क्लासिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं प्रमुख रासायनिक उर्वरक जो है, मतलब जो फर्टिलाइजर है और उनमें पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत। तो आप क्या कर सकते हो? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको नंबर मैंने दिए थे वो इसीलिए कि आप इसका पीडीएफ ले पाए। आपको इन पूरे लेक्चर का पीडीएफ दे दिया जाएगा। नंबर पीछे क्लास में दिख रहे थे, आप वहां कांटेक्ट कर लें। अभी चाहे तो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ बोला गया जो यूरिया है, यूरिया के अंदर क्या होता है? ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फोस्फोरस है, यहाँ पे पोटाश है और वहां पे आपका जस्ता जिंक है ना। तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है? 46%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर जब कैन की बात करते हैं तो यहाँ पे कभी कभी 25 लिखा जाता है, कभी कभी 26। कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सही है। अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन जो है कितना? 20%। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं तो उनके अंदर फास्फोरस जो वो कितना होता है? 16% होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी की बात करेंगे तो उसके अंदर पोटाश होता है कितना? 60%। और जब बात करेंगे डाई अमोनियम फास्फेट की तो उसके अंदर आपका फास्फोरस कितना होता है? 46%। और जो नत्रजन है वो कितना होता है? 18%। बिकॉज डाई अमोनियम फोस्फेट लिखा गया, क्या लिखा गया? ये डीएपी के बारे में लिखा गया। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 फर्टिलाइजर, 6 उर्वरकों का नाम जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि 6 उर्वरक ये मेजर है। बाकी मैं इस लेक्चर का पीडीएफ जब दूंगा तो आपके बाकी जो है उनको भी दे दूंगा। और एक और काम करेंगे, क्योंकि कल क्या हुआ, हमने जब लेक्चर लिया तो एक बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट आई कि सर हमारी जो क्विज है वो भी होनी चाहिए। तो आप हिंदी भाषा के, हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपके लिए एक क्विज होगी, वो 10 क्वेश्चन की, वो हिंदी भाषा के अंदर ही होगी। क्विज को अटेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप डाउनलोड करें टेलीग्राम ऐप को। टेलीग्राम ऐप पे जाके एग्री कोचिंग चंडीगढ़ सर्च कर लीजिए और उसके बाद ज्वाइन बटन पे क्लिक करें। 5 मिनट के अंदर अंदर हम क्या करेंगे? हमारा आज का जो लेक्चर है इससे रिलेटेड जो क्विज है उससे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और इसके बाद हमारा जो तीसरा पार्ट है लेक्चर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में और कुछ एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारे
पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो फर्टिलाइजर हमारा जो टॉपिक है मैन्योर और फर्टिलाइजर, ये हमारे अगले भाग के अंदर पूरा हो जाएगा, जहां पे हम जैव उर्वरकों के बारे में और कुछ एक क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको भी हम क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए ओवर करता हूं। नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ये 2 नंबर है आपके सामने। आप नोट्स लेने के लिए इन दोनों नंबर, मेरे नंबर पे कॉल और मैसेज ना करें, मैंने बहुत बार बोला हुआ है। क्यों बोलता हूं मैं ऐसा? क्योंकि मेरे पास सारे कोर्सेज है ना बच्चों, तो हर कोई बच्चा मुझे फोन करता है, इंटरव्यू वाला भी, कोर्स वाला भी, और छोटा बच्चा से लेके बड़ा बच्चा भी है ना, हमारे पास बहुत मैसेज आता है। तो जो नंबर आपको दिया गया ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गंगानगर एरिया वालों के लिए और ये जयपुर वालों के लिए, जिस साइड से भी आप हैं आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। दोनों नंबर पर कॉन्टैक्ट मत करना कि आपने व्हाट्सएप मैसेज किया, आपको रिप्लाई नहीं आया, आप दूसरे पे कर दो, इससे समस्या बढ़ जाती है। आप समझदार बने सब लोग, अपना जो समय है उसे व्हाट्सएप पे व्यतीत करने की बजाय क्या करें, उसे पढ़ाई के अंदर लगाएं, लोगों की बातें ना माने। मैंने अभी आपको बताया था अज्ञानी कौन होते हैं, तो अज्ञानी ना बने, ज्ञानी बने, अपनी मंजिल को डिसाइड करें क्या है और अपने रास्तों पर चलना स्टार्ट करें। किसी के कहने पर ना चले, अपने दिल से और दिमाग से पूछें कि मुझे क्या करना है, मैं कितना कर सकता हूं, मेरी मंजिल क्या है, उसके लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करने से कभी डरे नहीं। जब जिंदगी में समस्याएं आए, जब जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो समझ जाओ ये वो समय आ गया है जब आपको अब जिंदगी आप ऊपर लेके जाएगी। ऊपर मतलब कि आपकी ग्रोथ, आपकी वृद्धि होने वाली है। तो आप अपनी ग्रोथ को टारगेट करें, अपने करियर को टारगेट करें, लोगों को टारगेट नहीं करें। लोगों से बच के रहें। ये लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारा दिल जानता है कि हम वो हैं जो छोटा सा नहीं, इससे बड़ा एग्जाम भी पार करेंगे, बड़ा एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे। बस अगर चाहिए तो क्या चाहिए, आपकी मेहनत और आपका संघर्ष। आपको फिर से मिलूंगा आपके अगले लेक्चर में। टाइम जो होगा वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर हफ्ते के बीच में कभी ना मिला तो रविवार को सुबह 10 बजे तो कंफर्म मिलेंगे, अदरवाइज बीच में अगर टाइम मिल पाया तब भी आ जाएंगे। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।